हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। क्या बोला गया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसमें हमारी ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई है और सी डी भुजा का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, आगे देखिएगा। दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। हमें सिद्ध करना है जो विकर्ण हमारा बी डी है, इस विकर्ण को ए एफ और ई सी ये दो रेखाखंड 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले जो प्रश्न में दिया जा रहा है उसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे ए बी सी डी। जो हमारे पास में चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हमें क्या पता है, जिसमें हमें पता है ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी भुजा का मध्य बिंदु ई तथा सी डी का एफ है, तथा सी डी का एफ मध्य बिंदु है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमें दिया गया था नोट कर लिया। अब जो सिद्ध करना है उसे भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है जो विकर्ण बी डी है, इस विकर्ण को ए एफ और ई सी ये 3 बराबर भागों में बांटते हैं। यानी हमें इन तीनों भागों को बराबर सिद्ध करना है, डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है लिखेंगे डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये हमें ए ई सी एफ जो ये चतुर्भुज दिख रहा है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। हमें पता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो ये ए बी भुजा है ये सी डी के समांतर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हम कैसे बोले, क्योंकि हमें दिया गया है तो यहाँ पर लिख देंगे दिया है। जब समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जो हमारी ए बी होगी वो सी डी के समांतर होगी, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, अब देखिएगा ए बी और सी डी समांतर है और ए बी का मध्य बिंदु ई है, सी डी का मध्य बिंदु एफ है। तो हम एफ सी और ए ई को भी तो समांतर कह सकते हैं। जब ये पूरी भुजाएं समांतर है तो इनके आधे आधे पार्ट भी तो समांतर होंगे। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदु का काम होता है, जैसे मध्य बिंदु ये है तो इस तरफ और इस तरफ जो पार्ट बन रहे हैं वो पार्ट हमारे बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मध्य बिंदु के इन दोनों तरफ बनने वाले पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब पूरी भुजाएं हमारी बराबर है तो इनके आधे आधे पार्ट भी बराबर होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं जो ए ई है वो हमारा समांतर होगा एफ सी के। तो हम कह सकते हैं तथा जो हमारा ए
ई होगा वो हमारा समांतर होगा एफ सी के, ठीक है। और बराबर भी होगा, चूंकि अभी हमने बताया ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये दोनों पार्ट बराबर होते हैं मध्य बिंदु को दोनों तरफ के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारी सम्मुख समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पर समांतर होती हैं, तो हमने आधे आधे पार्ट भी समांतर कर दिया। अब सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं समांतर चतुर्भुज की, नहीं बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी, और जब भुजाएं बराबर हैं तो हमारे आधे आधे पार्ट भी बराबर होंगे, यानी कि ए ई बराबर होगा हमारा एफ सी, ठीक है। अब देखिएगा इस छोटे वाले चतुर्भुज ए ई सी एफ में, इसमें हमने क्या किया, हमने ए ई समांतर दिखा दिया एफ सी के, ए ई समांतर दिखा दिया एफ सी के, यानी इन दोनों को समांतर दिखा दिया और हमने इन दोनों को बराबर भी दिखा दिया। और हम जानते हैं यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो जाती हैं तो वह चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसे मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, से मान लेंगे समीकरण सेकंड, और यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है, स्पष्ट यहाँ पर स्पष्ट है कि जो हमारा ए ई सी एफ है, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया, चूंकि समान ए ई सी एफ की सम्मुख भुजाएं समांतर थी और बराबर थी, और हम जानते हैं यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हों तो क्या होता है, वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब ये ए ई सी एफ ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया, और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर, यानी कि जो हमारी ई सी होगी वो हमारी ए एफ के समांतर हो जाएगी। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसलिए जो हमारा ई सी होगी वो हमारी समांतर होगी ए एफ के, ठीक है, ए एफ के, ठीक है। देखिएगा ये चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे ए पी बी में, इस वाले त्रिभुज को लेंगे, देखिएगा इस वाले त्रिभुज को लेंगे, और देखिएगा हम क्या करने वाले हैं इस त्रिभुज के साथ में। तो हम नाम लिखेंगे इस त्रिभुज का ए पी बी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए पी बी में। इस त्रिभुज में हमें जो कुछ पता है हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें इस त्रिभुज में क्या पता है, हमें पता है ए बी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ई है। और क्या पता है, और हमें पता है कि जो ई सी है वो हमारी इस ए एफ के समांतर है। तो यदि ए एफ को कम कर लें, ए पी बना लें, और ई सी को कम करके ई क्यू बना लें, तो ए पी और ई क्यू भी तो समांतर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तथा ई क्यू समांतर ए पी, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि हमें इस त्रिभुज में दो चीज़ें पता हैं, एक तो हमें इस भुजा का मध्य बिंदु ई पता है, और ये हमें इस मध्य बिंदु से जो ये रेखा जाती है ये हमारी इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर जाती है, ये पता है। और हम जानते हैं किसी त्रिभुज के एक मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जो हमारी पी बी भुजा है इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए क्योंकि हमें एक मध्य बिंदु पता है, मध्य बिंदु से जो रेखाखंड जाता है वो हमारी दूसरी भुजा के समांतर जाता है, इसलिए जो रेखाखंड तीसरी भुजा को जहाँ पर टच करता है, क्यू पर टच करता है, वह तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि यही तो हमारी प्रमेय होती है, ठीक है। हमने प्रमेय को पढ़ रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए इन दो चीज़ों के पता होने के बाद में हम कह सकते हैं कि जो हमारी पी बी है, पी बी का मध्य बिंदु पी बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा क्यू हो जाएगा, क्यू है।
अर्थात मध्य बिंदु Q है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जो इसके दोनों तरफ पार्ट बन रहे हैं PQ और QB, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चूंकि अभी हमने आपको बताया मध्य बिंदु के दोनों तरफ बनने वाले पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं अर्थात जो हमारा PQ होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा QB के। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण थर्ड। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसी प्रकार से अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, इन दो इस त्रिभुज को ले लेंगे। अभी हमने इस त्रिभुज को लिया था, अब हम इस त्रिभुज को ले लेंगे। इस त्रिभुज का नाम दे देंगे DQC। तो यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज DQC में, अब इस त्रिभुज में हमें क्या पता है, DQC, इसमें हमें पता है कि जो हमारी CD है या फिर कह लें DC है, इसका मध्य बिंदु क्या है, F है। चूंकि ये हमें दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर हमें F मध्य बिंदु दिया गया CD का, AB का मध्य बिंदु दिया गया था E, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CD का मध्य बिंदु F है, CD का मध्य बिंदु F है, तथा और क्या पता है, तथा हमें पता है कि जो हमारी EC है वह AF के समांतर है। AF को यदि हम घटा के PF बना लें और CE या फिर कह लें EC को घटा करके QC बना लें, तो ये दोनों भी हमारे साथ समांतर होंगे, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा PF है वो समांतर होगा QC के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा जो हमारा PF है वो हमारा समांतर होगा QC के, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जिस समांतर है, तो हम जानते हैं कि इस त्रिभुज में हमें इस भुजा का मध्य बिंदु पता है और ये दोनों हमारी समांतर हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो P है वो हमारी DQ का मध्य बिंदु है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु पता है और उस मध्य बिंदु से खींचा जाने वाला रेखाखंड दूसरी भुजा के समांतर खींचा जाता है, तो वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा DQ है या फिर कह लें QD है, उसका मध्य बिंदु P है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए जो हमारा DQ है, DQ का मध्य बिंदु P है, ठीक है। अब देखिएगा अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, जब DQ का मध्य बिंदु P है यानी कि इसके दोनों तरफ बनने वाले पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि DP बराबर हो जाएगा हमारा PQ, अर्थात हम लिख सकते हैं DP बराबर PQ। इसे मान लेंगे समीकरण 4। और समीकरण 3 व 4 से देखिएगा हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 में क्या है, PQ बराबर है हमारा QB, PQ बराबर है QB। और PQ की जगह पे और क्या लिख सकते हैं, DP, यानी कि PQ के बराबर में और हम DP भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसे क्रम से व्यवस्थित कर दें तो DP बराबर हो जाएगा हमारा PQ बराबर QB। चूँकि ये तो हमारे तीनों बराबर हैं इसलिए इन्हें आगे पीछे हम कर सकते हैं। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ DP, PQ और QB, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा 5वां सवाल हल हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।